हेलो बच्चों, मेरा नाम आकाश कुमार मिश्रा है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 7, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर देखिए, हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है जिसमें कि दो चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, और इन दोनों चार्ज को सेपरेट किया गया है एक शॉर्ट डिस्टेंस 2a से। हमारे पास दो चार्ज दिए हुए हैं, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी यहां पर रिप्रेजेंट किया है, जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। और इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है P इज इक्वल टू क्यू डॉट 2a। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहां पर हम लोगों को करना है कि जो इक्वेटोरियल लाइन है जो कि इस डाइपोल के परपेंडिकुलर सेंटर से होकर के पास हो रही है, इस पर किसी भी पॉइंट पर हम लोगों को एक पॉइंट कंसीडर करना है, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A। और इस A पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमें यही कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट A पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करूंगा, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस A पॉइंट पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करूंगा, और फिर दोनों को मैं वेक्टर सम कर दूंगा। तो आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले जो माइनस क्यू चार्ज है और A पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ये होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी तरह से प्लस क्यू चार्ज से A पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं सेपरेटली पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको फाइंड आउट करता हूं इस ए चार्ज पर। तो देखिए, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसको मैं नाम दे देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ठीक है, और अब अगर मैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्ट करेगी वो कितनी होगी या किस डायरेक्शन में होगी, तो देखिए उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द माइनस चार्ज होगी, और इसे मैं नाम दे देता हूं E2। अब यहां पर अगर मैं बात कहूं कि E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर जो चार्ज से डिस्टेंस है पॉइंट ए की वो इक्वल है, और अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो इस पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। अब यहां पर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए या इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम कंपोनेंट मेथड यूज करेंगे। तो यहां पर मैं एक अलग फिगर बना देता हूं। देखिए यहां कुछ इस तरीके से, ये है हमारा E2 और ये है हमारा E1। ठीक है, अब मैं यहां पर कंपोनेंट मेथड यूज करूं तो यहां पर एक लाइन में से एक लाइन ड्रॉ करता हूं। यहां पर अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल अगर मैं कह दूं थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, थीटा होगा। और देखिए ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये वाला एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट हमारा कौन सा होगा भाई, ये वाला कंपोनेंट जो होगा E1 वेक्टर के लिए या E1 के लिए, ये कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा। ठीक है, और जो वर्टिकली और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा E1 sin थीटा। E2 के अगर कंपोनेंट फाइंड आउट करता हूं तो देखिए कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी थीटा है तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो ये वाला ये कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा, सॉरी E2 cos थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा E2 sin थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन इनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं, इस वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो E1 और E2 का रिजल्टेंट होगा उसमें सिर्फ E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ही ऐड किया जाएगा। तो यहां पर देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो वो होगा E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, और R की बात करें तो कितना है, अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना। और यहां पर अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो सिर्फ E1 cos थीटा वाला या और E2 cos थीटा वाला कंपोनेंट ही ऐड किया जाएगा, यानी कि यहां पर जो E होगा, ठीक है, वो होगा E नेट जो होगा वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है ना। अब यहां पर हमने पहले ही कह दिया है E1 इज इक्वल टू E2, तो यहां पर मैं या तो E2 कर दूं या तो यहां पर E1 कर दूं, तो जो आएगा रिजल्ट वो होगा 2E cos थीटा। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जो E की वैल्यू है हमको यहां से पता है KQ बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू अगर मैं इस ट्रायंगल में देखता हूं, देखिए ये जो ट्रायंगल हमारे पास है, इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा a है, और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या तो मैं इस वाले ट्रायंगल में भी अगर देखूं तो बेस कितना होगा a होगा, और हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो यहां पर मैं E की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू अगर प्लेस कर देता हूं तो देखिए क्या आएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी पॉइंट ए पर वो होगी हमारी 2E की वैल्यू क्या है KQ बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू अभी भी मैंने कहा कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है a है और हाइपोटेनियस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। इस तरीके से भी लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है। अब ये देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। तो जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, देखिए E इज इक्वल टू आएगा 2KQA अपॉन, यहां पर देखिए यहां पर पावर 1/2 है और यहां पर पावर कितनी है 1 है, और अगर 1 प्लस 1/2 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहां से देखिए अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो कितना था, P इज इक्वल टू क्यू डॉट टू ए। ठीक है, P इज इक्वल टू क्यू डॉट टू ए। तो देखिए यहां पर हमारे पास Q है, यहां पर हमारे पास 2 है और यहां पर A है। तो मैं इसकी जगह पर क्या प्लेस कर सकता हूं, लिख सकता हूं, देखिए यहां मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू KP अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए अगर मैं एक केस अप्लाई करूं, कौन सा केस, मैं कहूं कि ये जो डिस्टेंस ए है ये आर की कंपैरिजन में बहुत छोटी है, यानी कि मैं कह सकता हूं आर इज मच मोर ग्रेटर देन ए। तो यहां से मैं ए को क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं ए को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा नीचे आर स्क्वायर की पावर 3/2, जिससे कि ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आर की पावर कितना आएगा 3, यानी कि जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगा वो होगा ई नेट इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब। और यही हमारा क्या है फाइनल इक्वेशन है, जो कि इस पॉइंट ए पर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए अभी जो पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी उसका फॉर्मूला क्या आया था, उसका फॉर्मूला आया था ई नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला आया था हमारा किसके लिए, एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब कि मैं यहां से कह सकता हूं कि जो एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर डाइपोल की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 टाइम्स होती है। अच्छा एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर देखिए, जो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर हमने फाइंड आउट की है जो कि है केपी बाई आर क्यूब, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां पर देखिए जो रिजल्टेंट था उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि मैं यहां पर अगर निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर दूं इसको इस तरीके से, तो निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ इतना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है।
ठीक है ना। यहां पर नेगेटिव साइन इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमको यहां फिगर में भी दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, और जो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए फाइंड आउट की है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। आगे चलते हैं। हियर द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट ए इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो कि अभी हम लोगों ने वहां पर लिखा क्या, E इज इक्वल टू माइनस के पी बाई आर क्यूब। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल एट लार्ज डिस्टेंस R is much more greater than 2A is proportional to 1 by R cube। यानी कि यहां से देखिए एक रिलेशन और हमको मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पर जो है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है, कभी कभी हम लोगों से एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन। अगर हमसे एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है तो हमें एक्सियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा और इक्वेटोरियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पर हम लोगों का सेशन खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको मैसेज करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।